सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 39 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे PDF मटेरियल यहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। साथ ही आप इसे www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके इसे पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे ये दो टाइम दोस्तों आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही टेलीग्राम पे आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शेयर किया जाता है। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने काफ़ी दिन से आप लोगों को लाइक का एम नहीं कर रहा था, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एम करता हूँ 120 लाइक का। तो दोस्तों इस 120 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। अब देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संसद का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ ऑप्शन भी आप लोगों को 4 दिए जा रहे हैं। अगर दोस्तों इसकी हम सही जवाब की बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एडविन ल्यूटियंस जो थे उन्होंने भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन था उसको यहाँ उन्होंने बनाया था, एडविन लुटियंस, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एडविन लुटियंस के साथ एक और व्यक्ति थे दोस्तों। एडविन लुटियंस के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेबर्ट बेकर, ठीक है। इन दोनों ने 1912 से लेकर के 13 तक, कब से दोस्तों 1912 से लेकर के 13 तक जो भारतीय संसद था उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा चीज तैयार कर लिया था। और दोस्तों 1921 ईस्वी में, मैं बता रहा हूँ 1921 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी भारतीय संसद भवन का, ठीक है दोस्तों। जो डिजाइन था दोस्तों 1912 से 13 के बीच में बना लिया गया था और जो संसद भवन बनाने का कार्य का जो नींव पड़ा था दोस्तों वो 1921 ईस्वी में पड़ा था, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि संसद भवन के चारों ओर एक छोटा छोटा ऐसा ऐसा पिलर है और वो पूरा गोल गोल है। तो दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संसद भवन में ये पिलर की जो नंबर होता है दोस्तों वो कितने पिलर होते हैं। तो दोस्तों वो है 144 पिलर। और वो किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों, तो वो है ग्रेनाइट के पत्थर के बने हुए रहते हैं संसद भवन के जो स्तंभ है, जिसपे संसद भवन का पूरा नींव जो रखा गया है, जो स्तंभ है जिसपे पूरे संसद भवन टिकी हुई है, वो टोटल 144 स्तंभ से बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा इंफॉर्मेशन था भारतीय संसद भवन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रघुवर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ ऑप्शन है गुजराती, मराठी, हिंदी या तेलुगु। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम बात करें रघुवर चौधरी को दोस्तों, तो ये गुजरात से थे, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से। तो दोस्तों अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि रघुवर चौधरी को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए, गुजराती में, गुजराती भाषा के लिए दोस्तों रघुवर चौधरी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्हें कब मिला था दोस्तों, तो ये 2015 में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रघुवर दास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारी जल हैं, इनमें से कौन जो है भारी जल है, ठीक है दोस्तों। और आपने कई एक बार आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रासायनिक फार्मूला इनका देखा होगा, ठीक है। लेकिन आज दोस्तों आप लोगों को यहाँ बताना है कि भारी जल इसमें से कौन है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है दोस्तों वो है भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों D2O। क्या होता है दोस्तों, D2O जो होता है रासायनिक सूत्र होता है भारी जल का। अब देखो दोस्तों भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में भारी जल का उपयोग पूछा जाता है। तो भारी जो जल होता है D2O होता है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, उसको दोस्तों मंदक के रूप में, जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके मंदक के रूप में और ट्रेसर के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसकी है। अब यहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा यहाँ पर तत्व है वो आपको बताना है। ऑप्शन है गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक या सीजियम। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है दोस्तों वो सबसे
सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? ये जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से सबसे ज्यादा आर्सेनिक जो है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये विद्युत ऋणात्मक है आर्सेनिक, तो ये कौन से आवर्त श्रेणी में आती है? ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा समूह में आता है दोस्तों, तो जो समूह नंबर 5 है उसमें आर्सेनिक का पोजीशन होता है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एटॉमिक नंबर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो आर्सेनिक का जो परमाणु भार है उसे एक वैज्ञानिक ने निकाला था, जो कि स्वीडन का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम बर्जिलियस था, और इसका परमाणु भार यही वैज्ञानिक जो थे, बर्जिलियस जो थे, उन्होंने आर्सेनिक का एटॉमिक भार निकाला था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आप सभी के साथ आर्सेनिक से रिलेटेड शेयर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर जरूर बताइएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश को आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश को कौन सा राज्य कहा जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को दोस्तों आप लोगों को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? टाइगर राज्य। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस चीज का है, तो वह दोस्तों बाघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में हम बाघ की संख्या के बारे में, तो दोस्तों यहाँ कुल बाघों की संख्या का लगभग 1/3, कितना दोस्तों, लगभग 1/3 जो दोस्तों है जनसंख्या बाघ का मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। 2014 के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों लगभग 2226 यहाँ पर बाघ की जनसंख्या जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में यहाँ पर दर्ज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग, एक जल जनित रोग है। ठीक है, जो रोग का नाम है सिस्टोसोमियासिस, एक रोग है। ठीक है, जो कि जल जनित एक रोग है, किस कारण से होता है? परजीवी के कारण से होता है, या प्रोटोजोअन्स के कारण होता है, जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होता है, या बैक्टीरियल होता है, या वायरल के कारण होता है? इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। जो सिस्टोसोमियासिस जो रोग है, जो कि एक जल जनित रोग है, वो परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ बात आई है परजीवी, तो परजीवी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, परजीवी का कार्य क्या होता है, अपनी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो कि किसी को मारे बिना उनसे पोषण लेते हैं, उनसे खाना बनाते हैं। ठीक है, उनको मारते नहीं है, उनसे अपना पोषण ले लेते हैं, जिसे परजीवी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई हवाई अड्डा कौन सा है? देखो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा का नाम यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी लेह हवाई अड्डा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके एग्जाम में पूछा ये नहीं जाएगा कि लेह हवाई अड्डा होगा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेह हवाई अड्डा का नाम क्या है। दोस्तों जो लेह हवाई अड्डा है उसका नाम है लेह कुसोक बुकला डिम्पोचे। ठीक है, बुकला डिम्पोचे जो है दोस्तों ये लेह हवाई अड्डा का नाम है, तो इस नाम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम पूरा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक हवाई अड्डा है, तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 2 एयरलाइंस जाती है, एक जाती है इंडियन एयरलाइंस और दूसरा जाता है दोस्तों एयरवेज, जो कि दिल्ली से लेह के लिए सीधा यहाँ पर फ्लाइट चलती है और ये नियमित यहाँ पर उड़ान भरती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था लेह हवाई अड्डे के बारे में कुछ जानकारी, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच में है। अब देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एवं इटली और कनाडा एवं यूएसए। इसका सही जवाब क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा की हम बात करें दोस्तों तो वो है कनाडा एवं यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोनों के बीच में बनता है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सीमा। ठीक है, भूमि सीमा। अब इस भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इस भूमि सीमा की लंबाई है 8,893 दोस्तों किलोमीटर। अब देख लो कितना ज़्यादा लंबा ये है दोस्तों यहाँ पर सीमा रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में 8,893 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है 49 समांतर रेखाएं जो है अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। यही जो दोस्तों दोनों के बीच में जो लाइनिंग है ना, इसे कौन सा लाइन कहते हैं? तो 49
49th क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर रेखा कहते हैं, जो कि कनाडा और यूएसए को बांटती है। ये भी कभी कभार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 49th जो समांतर रेखाएं हैं वो कौन देश के बीच में आते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में, तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कनाडा और यूएसए जो है दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो 49 समांतर रेखाएं से और दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, तो 8,893 किलोमीटर है, ठीक है। और विश्व के सबसे लंबी भूमि सीमा इन्हीं दोनों देश के बीच में भी बनता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बनते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बगदाद की राजधानी है, बगदाद कहाँ की राजधानी है, इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हो। दोस्तों जो बगदाद है दोस्तों वो कहाँ की राजधानी है, तो इराक की राजधानी है। अब देखो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया, इसको हम थोड़ा टफ बनाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो बगदाद है या जो इराक है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, बगदाद। तो दोस्तों बगदाद जो है टिग्रिस नदी के तट पर स्थित एक ये शहर है, ठीक है। इराक की राजधानी जो बगदाद है कौन से नदी के तट पे है, तो टिग्रिस नदी के तट पे ये जो स्थित है, ठीक है। तो टिग्रिस नदी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि टिग्रिस नदी कौन से देश में पड़ता है। तो ऑप्शन इसका ए इराक बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ कि बीबी का मकबरा कहाँ जो है में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। वो कहाँ है, जिसका जो औरंगजेब के बेटे थे आजम शाह जिन्होंने बनाया था बीबी का मकबरा, वो कहाँ पर है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर हम इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। अब देखो क्वेश्चन से एक और रिलेटेड आपको आंसर यहाँ मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था, तो आजम शाह ने बनाया था। देखो यहीं पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था, तो आजम शाह ने बनाया था। कब बनाया था, 1678 ईस्वी बनाया था। यानी कि दो क्वेश्चन आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से यहाँ निकल के आ गए। और एक दोस्तों बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ है, तो वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब देखो दोस्तों कभी कभी आपके पूछा जाता है कब बनाया गया था, 1678 ईस्वी बनाया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यह जो बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है वो ताजमहल की फुहर नकल है। यानी कि दोस्तों एकदम सेम टू सेम जो बीबी का मकबरा है वो ताजमहल का पूरा 2 कॉपी है। मतलब आप इतना सरल लैंग्वेज में ही समझो, एकदम सरल भाषा में, कि ताजमहल का 2 कॉपी है बीबी का मकबरा, ठीक है। चलिए हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई में हुई थी, कब हुई थी कन्नौज की लड़ाई। यहाँ पर दोस्तों कन्नौज की लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है कि कन्नौज की जो लड़ाई थी वो कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर कन्नौज की लड़ाई जो था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1540 ईस्वी में कन्नौज का लड़ाई हुआ था। अब देखो दोस्तों कन्नौज की लड़ाई को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है दोस्तों बिलग्राम। बिलग्राम के नाम से कन्नौज का जो है था दोस्तों, कन्नौज कह लो या बिलग्राम का लड़ाई कह लो, दोनों सेम ही है। ये दोस्तों शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, शेर खान और हुमायूं के बीच में। कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में हुआ था। छोटा डेट के साथ 17 मई 1540 ईस्वी को जो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच में, जिसमें दोस्तों शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था और हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने किया था। आप देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोगों के प्रीवियस रेलवे में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत के लिए कि इसकी नींव की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा मैक्स प्लैंक। दोस्तों मैक्स प्लैंक जो थे वैज्ञानिक थे दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का नींव का स्थापना किया था। अब देखो दोस्तों मैक्स प्लैंक को क्वांटम सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है और इनको दोस्तों 1918 में भौतिकी के लिए यहाँ नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था मैक्स प्लैंक को। अब मैक्स प्लैंक का जो जन्म था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1858 ईस्वी में हुआ था और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया था 1918 ईस्वी में मैक्स प्लैंक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को कवर यहाँ पर कर लिया है, नोबेल प्राइज के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि तराइन का युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। इतिहास से संबंधित प्रश्न है
ऑप्शन है कि मोहम्मद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी बाबर या डी हुमायूं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि तराइन का जो युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया ये युद्ध था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों जो मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध तो ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो 19 माफ कीजिएगा जो 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो दूसरी में मोहम्मद गौरी की यहाँ पर विजय हुआ था और पृथ्वीराज जो चौहान थे वो बुरी तरह से यहाँ पर पराजित हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? देखो दोस्तों यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर हम तत्कालीन कारण की बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की दोस्तों, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बना था। जो दोस्तों जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था सबसे बड़ा कारण यही बना था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। ठीक है, और सितंबर 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि दोस्तों सितंबर से स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को दोस्तों ये समाप्त हुआ। देख लो दोस्तों डेट काफी आसपास का है तो आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने भाग लिया था और तत्कालीन कारण भी आप लोगों को बता दिया, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो था दोस्तों वो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे देश से रिलेटेड है और इसरो से संबंधित प्रश्न है कि इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे आर्यभट्ट के नाम से या आर्यभट्ट के रूप में यहाँ जाना जाता है। दोस्तों ये स्वदेशी तकनीक के रूप से निर्मित हमारे देश का पहला ये उपग्रह था। ठीक है, और जिसका नाम दोस्तों आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह जो दोस्तों था 19 अप्रैल कब दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को 1975 ईस्वी को दोस्तों को तत्कालीन सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोसिस प्रेक्षण वाहन के जरिए प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक कक्षा में इन्हें स्थापित भी कर लिया गया था आर्यभट्ट को। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में। तो दोस्तों ये था सेट 39 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। साथ ही दोस्तों आप इसे www.akindiajob.com पे भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, और दोस्तों यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 7 बजे रात 9 बजे आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मुफ्त में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के क्लासेस में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और गुड नाइट।